हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल ए सेट एन टी ए नेट पेपर 1 सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूँ। आज जो हमें डिस्कस करना है वो है रिसर्च एथिक्स। दोस्तों, ये इस यूनिट का यानी यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक रहेगा और आज ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट का पीडीएफ फाइल भी डाल दूंगा। वो आज शाम तक आएगा। अगर आप में से किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए तो वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। उसमें आपको ये नोटिस मिल जाएंगे आज शाम तक। कल इस यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, वो वीडियो भी आप देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। रिसर्च एथिक्स का क्या मतलब है? दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ड एथिक्स का क्या मतलब है। दोस्तों, एथिक्स का मतलब वो मॉरल प्रिंसिपल्स या मॉरल रूल्स यानी इखलाकी रूल्स जिनको हम कहते हैं, जो कि एक पर्सन को ये नॉलेज देते हैं, ये आइडिया देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनको हम बोलते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स या मॉरल रूल्स। इन्हीं को हम एथिक्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर वर्ड है रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स का क्या मतलब हुआ? तो रिसर्च एथिक्स का मतलब हुआ कि रिसर्च में हम क्या काम करेंगे, कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, क्या क्या चीज़ हमें फॉलो करना है, क्या रिसर्च के हिसाब से सही रहेगा, क्या सही नहीं रहेगा, रिसर्च के हिसाब से क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है रिसर्च से रिलेटेड। तो उन सारी चीज़ों को हम कहते हैं रिसर्च इथिक्स, यानी वो रूल्स जिनसे रिसर्च बेहतर से बेहतर हो जाता है, जिनसे रिसर्च का कंक्लूजन, रिसर्च का रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो जाता है, उनमें कोई गलती नहीं रहती है, उनमें कोई मिसकंडक्ट नहीं होता है। उन सारे रूल्स को, उन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने को हम कहते हैं रिसर्च एथिक्स। इसमें यही बात की जाती है कि व्हाट ए रिसर्चर आट टू डू, एक रिसर्चर को क्या करना चाहिए, व्हाट ही और शी शुड अवॉइड, और कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से काम रिसर्च के दौरान इसको अवॉइड करने चाहिए, उसको उनसे दूर रहना चाहिए, इससे ताकि रिसर्च बेहतर से बेहतर हो जाए और उसका रिजल्ट भी सही आ जाए। तो इन्हीं को हम बोलते हैं रिसर्च एथिक्स। ये जो रिसर्च एथिक्स होते हैं, इनसे क्या होता है, ये अफेक्ट करते हैं रिसर्च का जो क्रेडिबिलिटी होता है, ऑब्जेक्टिविटी जो होता है, इंटीग्रिटी होता है, इस पर ये अफेक्ट करता है। इससे क्रेडिबिलिटी भी अच्छी आती है, इससे ऑब्जेक्टिविटी आती है रिसर्च में, इससे इंटीग्रिटी भी आती है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले पढ़े हैं, जो जब हमने ये पढ़ा था कि रिसर्च कैसा होना चाहिए, ए गुड रिसर्च। जब हमने ये पढ़ा था कि रिसर्च की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, उसमें हमने ये सारे क्रेडिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी भी पढ़ा है। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स में डिस्कस किया है कि रिसर्च एथिक्स से क्या क्या होता है, क्या क्या हमें करना चाहिए। वो यहाँ पर एक रिसर्चर जो को किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए, वो मैंने इन पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्कस किया है। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो रिसर्चर होता है, उसको चाहिए कि वो इंटरप्रेट करे डाटा को। हर एक रिसर्च में डाटा होता है, उस रिसर्च को इंटरप्रेट करने में एक रिसर्चर ऑनेस्ट होना चाहिए। यानी वो ऑनेस्ट का मतलब है कि ईमानदार होना चाहिए, यानी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। जो भी उसको डाटा बताता है वही उसको पेश करना है, उसको कोई चेंजेस नहीं करनी है अपने मन से। रिजल्ट्स कंक्लूडेड आर द रियल रिजल्ट्स, यानी जो भी रिजल्ट्स आएंगे रिसर्च में वो रियल होना चाहिए। जो भी डाटा के हिसाब से रिजल्ट्स आएगा, कोई चेंजेस हेयर फेयर नहीं करना चाहिए एक रिसर्चर को। ये रिसर्च इथिक्स में आता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट ये है कि रिसर्चर जो है उसको चाहिए कि वो ओपन टू क्रिटिसिज्म रहे, यानी वो हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए। यानी उसको हमेशा रेडी रहना चाहिए कि कोई भी उसको क्रिटिसिज्म कर सकता है, किसी भी पॉइंट पर उसको क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, उसको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। क्योंकि हर एक की राय, हर एक का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। उसको इसके लिए भी रेडी होना चाहिए कि न्यू आइडियाज़ भी आ सकते हैं, और उसको चाहिए कि वो फील फ्री टू शेयर रिसर्च फाइंडिंग्स
जो भी रिसर्च में फाइंडिंग्स आते हैं, रिजल्ट आता है, कंक्लूजन आता है, उसको वो शेयर करने में फ्री महसूस करना चाहिए, यानी उसे वो फाइंडिंग्स छुपाने नहीं चाहिए, वो बाकियों के साथ शेयर करना चाहिए। इसके अलावा रिसोर्सेज भी उसको शेयर करने चाहिए कि उसने कहाँ कहाँ से डेटा जमा किया है, कौन कौन से सोर्सेज हैं उसके रिसर्च के, वो भी उसको शेयर करना चाहिए, यानी रिसर्च में कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या करना चाहिए एक रिसर्चर को चाहिए कि वो मेंटेन रखे ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च, यानी रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी को उसको मेंटेन रखना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्टिविटी आ जाए उसमें। सब्जेक्टिविटी का मतलब कि जिसमें हेयर फेर वे कर पाए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि जो रियल डेटा पर बेस्ड हो, जो रियल कंक्लूजन दे, जो रियल रिजल्ट दे, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी हेयर फेयर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायास, यानी रिसर्चर को पर्सनल बायास से फ्री रहना चाहिए, अपनी राय शामिल नहीं करनी चाहिए रिसर्च में हमेशा एक रिसर्चर को ये लिखना है, ये कंक्लूजन देना है, ये रिजल्ट देना है कि उसका रिसर्च क्या बताता है, उसका जो डेटा है जो उसने कलेक्ट किया है, उसके बेसिस पर क्या रिजल्ट आया है। अपनी कोई भी राय नहीं, अगर रिसर्च का रिजल्ट उसकी खुद की राय के खिलाफ भी है, तब भी उसको कोई भी हेर फेर नहीं करना चाहिए। जो भी रिसर्च कहता है बस सेम टू सेम वही रिपोर्ट में लिखना चाहिए, वही कंक्लूजन में लिखना चाहिए, कोई भी हेर फेर नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि जब भी एक रिसर्चर डेटा कलेक्ट करने के लिए रेस्पोंडेंट्स के पास जाए, रेस्पोंडेंट्स का मतलब है कि जो जिनसे एक रिसर्चर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जानकारी हासिल करता है, डेटा हासिल कर लेता है, उसको बोलते हैं रेस्पोंडेंट्स। उन रेस्पोंडेंट्स के पास जब एक रिसर्चर जाए तो पहले उसको उनका अप्रूवल लेना चाहिए, यानी जब भी रेस्पोंडेंट खुद से तैयार होंगे इंटरव्यू देने के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए, तभी एक रिसर्चर उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वहाँ से डेटा हासिल कर सकता है। अगर कोई रेस्पोंडेंट इंटरेस्ट नहीं रखता है इसमें कि वो किसी के साथ बात करे, किसी को अपनी जानकारी दे, या किसी को किसी की चीज़ के बारे में कोई जानकारी दे, उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं चाहता है, कोई भी रिसर्चर ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के नहीं ले सकता, किसी से पकड़ की इंफॉर्मेशन नहीं हासिल कर सकता है अगर उसका मन नहीं करता है। जब होगा एक तभी एक रिसर्चर को उससे बात करनी चाहिए और उससे जो भी इंफॉर्मेशन चाहे वो लेनी चाहिए, अगर वो खुद से, यानी इंफॉर्मेशन देने वाला रेस्पोंडेंट खुद से तैयार होगा। उसके बाद कि जब एक रिसर्चर रिसर्च कंप्लीट करता है, रिसर्च तैयार करता है, उसके बाद पब्लिकेशन की भी बात आती है, यानी रिसर्च को पब्लिश करना होता है, चाहे आप जर्नल में पब्लिश करेंगे, चाहे आप मैगजीन में किसी पब्लिश करेंगे, कहीं पर भी आप जब इसको पब्लिश करने की बात आती है, तो एक रिसर्चर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मोर देन वन पब्लिशर्स को नहीं देना चाहिए, यानी एक ही जगह पर देना चाहिए पब्लिश करने के लिए। एक जर्नल या एक मैगजीन में एक ही रिसर्च को एक ही टाइम पर दो जगह आप पब्लिश नहीं कर सकते हो, ये अनएथिकल माना जाता है, इसमें अनऑथेंटिसिटी आ जाती है। आपको ऑथेंटिसिटी इसमें रखना चाहिए, यानी एक ही पब्लिशर को ये देने हैं पब्लिश करने के लिए, दो पब्लिशर को आप एक ही रिसर्च नहीं दे सकते हो, ये ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने एक ही रिसर्च दो पब्लिशर्स को दी, उसको बोलते हैं डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट से बचना चाहिए, डुप्लीकेट टू पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ये अनएथिकल माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यह है, एक रिसर्चर को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा मेंटेन रखे। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा मतलब जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, कोई रेस्पोंडेंट उसको इंफॉर्मेशन देता है किसी भी चीज़ के बारे में, एक रिसर्चर को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें रखे, यानी उसको नहीं चाहिए कि वो हर एक को वो इंफॉर्मेशन फिर डिस्क्लोज करे। एक रिसर्चर को जो भी इंफॉर्मेशन पता चलती है वो रिसर्च में वो शामिल कर सकता है, लेकिन हर एक को वो इंफॉर्मेशन वो प्राइवेसी शेयर नहीं कर सकता है, हर एक को वो
نہیں بتا سکتا ہے، اس کا ڈیٹا کا کانفیڈینشیل اس کو مینٹین رکھنا ہے، ہر ایک سے وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں آپ کو اور اچھے سے سمجھاؤں اس طرح سے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب وہ ریسرچ میں یہ شامل کر لے گا تو پھر وہ کیسے اس کا کانفیڈینشیل رکھتا ہے، کسی سے اس نے انفارمیشن لے لی اور اس نے وہ اپنے ریسرچ میں ڈال دی ہے، تو پھر تو وہ سب لوگ دیکھ لیں گے۔ کانفیڈینشیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ریسرچر کسی ریسپونڈنٹ سے انفارمیشن لیتا ہے تو وہ اس کا نام بھی لیتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ایسی انفارمیشن بھی حاصل کر لیتا ہے جو کہ اس ریسپونڈنٹ کی پرسنل ہوتی ہے، یعنی جن کا ریسرچ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ایک ریسرچر کو چاہیے کہ وہ اس پرسن کو ڈسکلوز نہیں کرے جس سے اس نے انفارمیشن حاصل کی ہے، وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے فلاں شخص نے یہ بتایا ہے، اس کو صرف ڈاٹا سے کام ہے، وہ آپ ریسرچ میں شامل کر دیجئے، لیکن کانفیڈینشیلٹی رکھنا ہے کہ کس نے کیا بتایا یہ ڈسکلوز نہیں کرنا ہے، صرف آپ کو مین انفارمیشن جو ہے وہی آپ کو ریسرچ میں شامل کرنا ہوتا ہے اور اسی کو باقی دیکھیں گے، لیکن جو پرائیویسی ہوتی ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے، یہ ضروری ہوتا ہے اور فالو کرنا ہوتا ہے اس رول کو، ایک ریسرچر کو اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ریسرچر کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ ریسرچ کے دوران کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کوئی بھی ہارم نہیں پہنچنا چاہیے، کوئی بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی پرسن کو کوئی نقصان پہنچنا چاہیے ریسرچ کے دوران، نہ کسی جانور کو ریسرچ کے دوران نقصان پہنچنا چاہیے۔ خاص طور پر جب ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، ایکسپیریمنٹ ریسرچ میں ایسا خطرہ رہتا ہے کہ جو بھی اس کا ریسپونڈنٹ ہوتا ہے جس پر وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے وہاں پر کبھی کبھی نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے، لیکن ایک ریسرچر کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھے، چاہے وہ کسی پرسن پر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، کسی جانور پر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، اس کو ہارم نہیں پہنچنا چاہیے، اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے ایک ریسرچر کی کہ اس بات کا وہ خیال رکھے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر ایک کی پرسن کی یا ریسپونڈنٹ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی کی جو رائٹس ہے اس کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے۔ ہر ایک ریسرچر کو چاہیے کہ وہ ریسپیکٹ کرے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو ایک پرسن کو ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جب بھی ریسرچر سورسز دیتا ہے یعنی ریفرنس دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جہاں سے اس نے ڈاٹا جمع کیا ہے، جہاں سے اس نے انفارمیشن حاصل کی ہے، اس کا سورس اس کو پراپرلی سائٹ کرنا ہے۔ سائٹ کا مطلب جب وہ ریفرنس دیتا ہے اس سورس کا، اس کو پراپرلی یعنی صحیح جو بھی ریئل سورس ہے جہاں سے اس نے ڈاٹا حاصل کیا ہے اس کا سورس اس کو پراپرلی دینا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کسی ایک سورس سے انفارمیشن حاصل کر لے اور نام کسی اور کا لے گا، کسی ایک ویب سائٹ سے یا کسی ایک بک سے اس نے انفارمیشن حاصل کی لیکن نام کسی اور کا دے گا، یہ ان ایتھیکل ہے۔ اس کو پراپرلی سائٹ کرنا ہے کہ جہاں سے بھی اس نے انفارمیشن حاصل کر دی ہے اس کا سورس کیا تھا، وہ اس کو ریئل بتانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ، اہم پوائنٹ یہاں پر ہے کہ ایک ریسرچر کبھی سمال یعنی چھوٹے چھوٹے گفٹس تحفے بھی دے سکتا ہے جب وہ کسی ریسپونڈنٹ سے انفارمیشن حاصل کر لے گا۔ جب بھی کوئی ریسرچ کسی ریسپونڈنٹ کے پاس جائے گا جہاں سے اس کو انفارمیشن حاصل کرنی ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ جب وہ اس سے کچھ کوشچن پوچھے، اس سے کچھ انفارمیشن حاصل کر لے گا تو ایک ریسرچر اس کے بدلے میں پھر ایک چھوٹا سا گفٹ دے سکتا ہے، چاہے بسکٹ دے سکتا ہے، چاہے چاکلیٹ یا وغیرہ یا کچھ بھی دے سکتا ہے، ایک چھوٹا موٹا گفٹ دے سکتا ہے، لیکن یہ بات اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس سے ریسرچ کے جو ریئل ڈیٹا ہے اس پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، کسی کو لالچ نہیں دینا ہے، یہ ان ایتھیکل مانا جائے گا تب۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ڈیٹا جمع کرنے سے پہلے ہی آپ گفٹ شیئر نہیں کرو گے تاکہ وہ اچھے سے ریسپانس دے، یہ غلط بات ہے، یہ ان ایتھیکل مانا جائے گا۔ جب آپ نے ڈیٹا جمع کر لیا ہے
इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है उसके बाद आप गिफ्ट दे सकते हो, पहले ही आप गिफ्ट नहीं दे दोगे। अगर कोई रिसर्चर ये करता है कि डेटा जमा करने से पहले ही वो गिफ्ट देता है और उसके बाद वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से डेटा जमा करता है, तो ये अनएथिकल माना जाता है और ये रिसर्च सही नहीं होगा। उसके बाद एक अहम कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर है जो कि मेन है, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इसमें से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, या हम कहेंगे कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत ज़्यादा गौर से देखिए और याद भी रखिए। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, उनका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझे। उनके कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो अभी हमें पढ़ना है, और यही इस रिसर्च एथिक्स का मेन टॉपिक एक्चुअली यही है। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे थे कि व्हाट शुड डू, यानी एक रिसर्चर को क्या क्या करना चाहिए, किस किस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक और बात यहाँ पर यह है कि व्हाट शुड नॉट बी डन, किन चीज़ों से एक रिसर्चर को बचना चाहिए और ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ें उसको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों रिसर्च में 3 चीज़ें आती हैं जो कि बहुत अहम मानी जाती है, इससे रिसर्च पर पूरा इफेक्ट पड़ सकता है। वो क्या है? वो है फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन, प्लेजरिज्म। दोस्तों कुछ लोग इसको प्लेगरिज्म भी बोलते हैं या प्लेजरिज्म बोलते हैं। दोस्तों इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे इसको प्लेजरिज्म बोलेंगे या प्लेगरिज्म बोलेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना है, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इन 3 चीज़ों का मतलब क्या है और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। हर एक रिसर्च को चाहिए कि इन 3 चीज़ों से बच के रहे, यानी कभी भी रिसर्च में ये 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये रिसर्च में ये 3 चीज़ें या इनमें से कोई भी एक चीज़ हो गई तो रिसर्च अनएथिकल है, यानी वो रिसर्च फेल है, वो रिसर्च कहीं भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इनसे हमेशा बचना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए एक रिसर्च को। अगर कोई रिसर्चर इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी करता है तो उसको कहते हैं कि उसने रिसर्च एथिक्स को वायलेट किया है, यानी उसने उसकी खिलाफ वर्जी की है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट और याद रखिए कि ये जो 3 चीज़ें हैं इनको कहते हैं 3 कार्डिनल सिन्स ऑफ रिसर्च मिसकंडक्ट, यानी ये 3 बड़े गुनाह हैं अगर आप रिसर्च में ये करते हैं, और इससे रिसर्च की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है। अब हम यहाँ पर इन तीनों को अलग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, यानी इनका मतलब क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फैब्रिकेशन का मतलब क्या है। दोस्तों कॉन्सेप्ट आप समझिए, बाकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर लिखी है, वो आप कोई भी एग्जाम्पल उसको लिख सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि कॉन्सेप्ट फैब्रिकेशन का मतलब क्या है। फैब्रिकेट का मतलब इन शॉर्ट आप याद रखिए कि खुद से डाटा तैयार करना, जिसको हम कहते हैं फर्जी डाटा क्रिएट करना, यानी जो एक्चुअल डाटा नहीं है, खुद ही डाटा बनाना, खुद ही डाटा तैयार करना, उसको कहते हैं हम फैब्रिकेशन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से हम समझेंगे और आपको भी समझ आ जाएगा अच्छे से एग्जाम्पल जब आप पढ़ेंगे। सपोज एक रिसर्चर जो है उसको 100 लोगों से या 100 रेस्पोंडेंट से उसको इंफॉर्मेशन हासिल करनी थी, या मान लो कि उसको एक 100 स्टूडेंट से जानकारी हासिल करनी थी। तो जब वो रिसर्च करता है, जब वो फील्ड में जाता है, किसी स्कूल में गया या कॉलेज में गया, उसको वहाँ पर 90 कैंडिडेट्स तो आसानी के साथ मिल गए और उनका डेटा उसको मिल गया। उसको 100 लोगों का डाटा जमा करना था, 90 तो उसको आसानी से मिल गए। अब जो 10 हैं, किसी वजह से, कोई भी कारण है, चाहे जो भी कारण हुआ है, टाइम ना मिला, कैंडिडेट्स ने नहीं माना, यानी कैंडिडेट्स ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, जो भी रीज़न हुआ, उसको 90% ने ही रेस्पॉन्स दिया, 90% का ही डाटा उसको मिल गया है, लेकिन उसके रिसर्च के हिसाब से उसको 100 होने चाहिए। अब वो क्या करता है, वो घर आता है या कहीं पर बैठकर खुद ही उन 10 लोगों का डेटा तैयार कर देता है, जो कि 90 लोगों का डेटा है, वो उसी के एवरेज पर या उसी जैसे और 10 लोगों का डेटा
खुद ही तैयार करता है, खुद ही नाम देता है जो भी उसके जहन में आता है, खुद ही उनके बारे में जो कुछ भी आता है जहन में वो इंफॉर्मेशन लिखता है और पूरे 100 रेस्पोंडेंट का डाटा उसने तैयार कर दिया। 90 तो रियल था लेकिन 10 लोगों का डाटा उसने खुद ही तैयार किया, वो फर्जी था यानी वो रियल नहीं था। तो इसको हम कहते हैं फैब्रिकेशन, यानी खुद ही डाटा तैयार करना जो कि रियल नहीं है, इसको हम कहते हैं फैब्रिकेशन। इसको कहते हैं कि ये अनएथिकल है, ये रिसर्च में अनएथिकल माना जाता है। इससे रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, यानी जो रिजल्ट एक्चुअल डेटा से आएगा इससे वो रिजल्ट चेंज हो सकता है, रिजल्ट कोई दूसरा आ सकता है। यानी इन शॉर्ट आप याद रखिए कि रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, रिजल्ट पे फ़र्क पड़ेगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि डाटा रियल नहीं है, डाटा खुद ही क्रिएट किया गया है। तो इसको कहते हैं फैब्रिकेशन, इससे बचना चाहिए, ये रिसर्च में अलाउड नहीं है। उसके बाद दूसरी गलती वो है फाल्सिफिकेशन। फाल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? फाल्सिफिकेशन का मतलब है मैनिपुलेशन या मैनिपुलेटिंग द डाटा। यानी अगर आपके पास डाटा है, सारे कैंडिडेट्स का डाटा रियल है लेकिन आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो या कुछ डाटा को आप मैनिपुलेट कर रहे हो ताकि आपका रिजल्ट चेंज हो जाए। यानी आप एक रिजल्ट चाहते हैं या रिसर्च करने से पहले आपके जहन में कुछ रिजल्ट था पहले से ही, हाइपोथेसिस था पहले से ही, जब आपने डाटा लाया रियल डाटा तो उससे आपको लगता है कि रिसर्च का जो रिजल्ट है वो दूसरा था, जो मैंने सोचा था इसका रिजल्ट आएगा, अब वो रिजल्ट नहीं आता है। तो आप क्या करते हो, रिसर्चर बैठ जाता है और कुछ जगह पर वो चेंज कर लेता है ताकि जो उसने सोचा था रिजल्ट बस सेम वही रिजल्ट आए। तो इसको कहते हैं फाल्सिफिकेशन। यानी डेटा तो जो कलेक्ट किया गया था वो तो रियल था, पूरा का पूरा कोई डाटा क्रिएट नहीं किया गया था फर्जी, लेकिन रिजल्ट चेंज करने के लिए आप डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, डेटा को चेंज कर रहे हो। तो इसको कहते हैं हम फाल्सिफिकेशन। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि किसी रिसर्च में ये बताया कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टाइम स्पेंट ऑन वीडियो गेम्स एंड परफॉर्मेंस इन अ टेस्ट। यानी एक रिसर्च किया था रिसर्चर ने, उसमें रिजल्ट जो आया वहाँ पे शो हो गया कि वीडियो गेम आप चाहे कम खेलोगे या ज़्यादा खेलोगे उससे कोई रिलेशन नहीं है परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। यानी एग्ज़ाम पास करने में वीडियो गेम्स खेलने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप चाहे कम खेलो या चाहे वीडियो गेम्स ज़्यादा खेलोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रिसर्चर होता है वो चेंज करता है रिजल्ट को, वो चेंज करता है डाटा को ताकि उसका डाटा के हिसाब से ये प्रूव हो जाए कि वीडियो गेम खेलने से टेस्ट भी चेंज होता है, यानी अचीवमेंट में फ़र्क पड़ता है। तो वो कहीं कहीं पर डाटा चेंज करता है और जब वो इसका रिजल्ट निकालता है तो उसका रिजल्ट निकालता है कि वीडियो गेम से इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जो एक्चुअल डाटा था उसके हिसाब से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। इसी तरह के कोई भी रिसर्च होगा, अगर रिसर्च का डाटा जो ओरिजिनल डाटा है वो एक बात बताता है लेकिन रिसर्चर उसको चेंज करने के लिए डाटा को चेंज करता है तो उसको बोलते हैं फाल्सिफिकेशन। तो ये बात याद रखिए दोस्तों। इनमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि फाल्सिफिकेशन की जगह स्टूडेंट लिखता है फैब्रिकेशन और फैब्रिकेशन की जगह लिखता है फाल्सिफिकेशन। इसको आप अच्छे से याद रखें। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि कैसे आपको याद रखेगा। फैब्रिकेशन को हम बोलते हैं जब हम कुछ चीज़ बना लेते हैं उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन। आप ऐसे याद रखिए कि जब हम कोई चीज़ बना लेते हैं उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन। तो जब हम डाटा बना लेते हैं खुद ही उसको हम बोलते हैं फैब्रिकेशन। इसी तरह से फाल्सिफिकेशन का मतलब है गलत करना। फाल्सिफिकेशन का मतलब है गलत करना, यानी जब आपके पास डेटा है आप डेटा को चेंज करते हो तो उसको बोलते हैं फाल्सिफिकेशन। यानी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। तो उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्लेजरिज्म। सो
प्लेजरिज्म का मतलब क्या है? प्लेजरिज्म का मतलब ये है कि जब कोई रिसर्चर किसी और रिसर्चर का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, उसकी कोई लाइन, कोई पैराग्राफ उसने लिखा है, उसकी रिसर्च में से कोई पैराग्राफ उठाता है, वो यूज़ करता है, कोई लाइन यूज़ करता है या कुछ और चीज़ यूज़ कर लेता है अपनी रिसर्च में, लेकिन वो उसका नाम नहीं लेता है, वो ऐसा शो करता है कि जैसा कि इस रिसर्चर ने ये खुद ही लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेजियरिज्म। यानी इन शॉर्ट आप याद रखिए कि किसी और की चीज़ को कॉपी करना और अपने रिसर्च में डाल देना, इसको बोलते हैं प्लेजियरिज्म। ये गलत है, रिसर्च में इसको अलाउड नहीं है, इसको अनएथिकल कहते हैं। लेकिन किसी रिसर्चर का वर्क यूज़ करना ये अनएथिकल नहीं है एक्चुअली। यानी हम किसी की भी रिसर्च का कुछ भी हिस्सा यूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च में, वो एथिकल नहीं है। अनएथिकल एक्चुअली ये है कि जब आप उसको क्रेडिट नहीं देते हो, उसका नाम नहीं देते हो। अगर आपने किसी रिसर्चर का कुछ हिस्सा यूज़ किया है, कोई कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, कोई पैराग्राफ यूज़ किया है या कुछ और चीज़ यूज़ किया है किसी और रिसर्चर का, आपको रेफरेंस लिखना है, आपको उसका रेफरेंस देना है कि मैंने ये फलान बुक से लिखा है या मैंने फलान रिसर्च से ये लिखा है ये टॉपिक, या इतना मैंने वहाँ से लिखा है। तो जब आप उसका रेफरेंस देते हो, उसका पेज नंबर देते हो, उसका नाम, उस रिसर्चर का नाम लेते हो, तब वो अनएथिकल नहीं है, तब वो प्लेजरिज्म नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़, चाहे आप एक लाइन लिखेंगे या एक पैराग्राफ लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे, अगर आपने उसका नाम नहीं लिखा है जिसने वो ओरिजिनल काम किया है, तो अनएथिकल है। अगर आपने उसका नाम लिया है, उसका रेफरेंस दिया है, तब वो प्लेजरिज्म नहीं है, तब वो रियल है, लेकिन तब आप उसको यूज़ कर सकते हो। इतना आप समझ ले, बाकी यूज़ करना या ना करना ये अनएथिकल नहीं है। आप यूज़ करो, लेकिन उसका रेफरेंस दे दो कि कहाँ से आपने यूज़ किया है और कितना आपने यूज़ किया है, ये आपको लिखना है। और यही मेन कॉन्सेप्ट है प्लेजरिज्म का। इसके अलावा यहाँ पर एक बात याद रखिए कि अगर कोई रिसर्चर है जिसने खुद ही पहले एक पेपर पब्लिश किया है या एक रिसर्च किया है, अब वो दूसरी रिसर्च कर रहा है और वो अपने ही रिसर्च का एक पेज, एक कॉन्सेप्ट या एक पैराग्राफ यूज़ कर लेता है, तो वो भी प्लेजरिज्म माना जाएगा अगर उसने उस पहले रिसर्च का रेफरेंस नहीं दिया है। चाहे आप अपनी रिसर्च का कुछ हिस्सा यूज़ करोगे या किसी और के रिसर्च का कुछ हिस्सा यूज़ करोगे, आपको रेफरेंस देना है, आपको वो सोर्स भी देना, साइट करना है कि कहाँ से आपने ये लिया है, उसका पेज नंबर देना है, उसका रिसर्चर कौन था, ये सब आपको लिखना है। तो तब आपका रिसर्च प्लेजरिज्म में शामिल नहीं होगा, तब आपका रिसर्च सही माना जाएगा। इसके अलावा इसको चेक करने के लिए, ये जो प्लेजरिज्म है, इसको चेक करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं जो कि चेक करते हैं कि प्लेजरिज्म है या नहीं है। जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है, तो उसको पब्लिश करने से पहले या उसको एक्सेप्ट करने से पहले, जो उसका सुपरवाइज़र होता है या उसका जो अथॉरिटी होती है, वो पहले उसको चेक करते हैं क्या उसने कोई प्लेजरिज्म किया है या नहीं किए है, वो इसको चेक करते हैं। अगर उसका रिसर्च सही निकलता है वहाँ पर, तो उसको फिर साइन किया जाता है उस रिसर्च का। अगर उसको उसके रिसर्च में कोई प्लेजरिज्म आता है, तो उसको बोलते हैं कि आप नए से रिसर्च करो, इसमें आपने कॉपी पेस्ट किया है, तो ये रिसर्च में माना नहीं जाता है। बहुत सारे वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 1 मिनट से भी कम टाइम में मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को ट्रेस करते हैं, उनका ओरिजिनल सोर्स क्या है वो देख पाते हैं। यानी कोई भी चीज़ वहाँ पर छुपी नहीं रहती है। चाहे आप एक लाइन यूज़ करोगे या एक पैराग्राफ यूज़ करोगे, उस वेबसाइट से या उन सॉफ्टवेयर से ये पूरा का पूरा सामने सच आ जाता है कि क्या ये रिसर्च उसने खुद तैयार की है या इसने कॉपी पेस्ट किया है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको हम बोलते हैं कार्डिनल सिन्स। एक है फाल्सिफिकेशन, दूसरा है फैब्रिकेशन और तीसरा है प्लेजरिज्म। याद रखिए ये तीनों कॉन्सेप्ट, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो कल हम इस यूनिट पर कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।